हेलो एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं कुणाल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे स्वागत करता हूं। दरअसल आज के मैपी न्यूज प्रोग्राम में हम लोग बात करने वाले हैं ईरान की। वैसे तो ईरान जनरली चर्चाओं में रहता ही है, लेकिन इस बार ये चर्चा में है भारत की वजह से। भारत का कुछ मामला निकल के आया। देखिए, दरअसल फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप ने चाबार बंदरगाह को दी गई छूट वापस ले ली है और इस छूट को वापस लिए जाने के बाद प्रभाव पड़ेगा भारत के ऊपर, यह सीधा तौर पर सामने आ चुका है, क्योंकि दरअसल चाबार बंदरगाह पे एक टर्मिनल है जो है शहीद बस्ती टर्मिनल, और उसके प्रबंधन के अधिकार भारत के पास में है। तो जरूरी है कि इस बार हम लोग अच्छे से ईरान को समझें और ईरान की सभी भौगोलिक विशेषताओं के ऊपर अच्छे से नजर डाल लें। तो आइए बढ़ते हैं आगे और सारी इंपॉर्टेंट बातों को जानते समझते हैं। टाइटल का कहना है हाउ ट्रम्प चाबार पोर्ट सैंक्शन वेवर विड्रॉल पुट्स इंडियाज रीजनल एम्बिशंस एट रिस्क। तो आइए जानते समझते हैं सभी चीजों को। सबसे पहले जानते हैं ईरान की स्थिति वैश्विक मानचित्र के आधार पर। तो ये वैश्विक मानचित्र में आपको जो ये लाल स्थिति देखने को मिल रही है, ये ईरान है। अब कई बार क्या होता है कि हमें पता तो होता है कि कहां पर है, बट हम लोग पॉइंट नहीं समझते जो हमें ज्योग्राफिकली पता होनी चाहिए, जैसे कि जगह कौन सी है। तो देखिए, दरअसल जिस जगह पर ईरान मौजूद है तो कहा जाता है कि ये मध्य पूर्व और मध्य एशिया का संगम क्षेत्र है। तो मध्य पूर्व और मध्य एशिया के संगम क्षेत्र पर मौजूद है ईरान। हालांकि मध्य पूर्व को पश्चिम एशिया भी कहा जाता है, तो पश्चिम एशिया या पश्चिम एशिया और मध्य एशिया का संगम कहेंगे तो भी ठीक है, मध्य पूर्व और मध्य एशिया का संगम कहेंगे तो भी ये बातें ठीक है। दोनों ही मामलों में ये बातें ठीक है। इसके साथ ही ईरान के क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल है 16,48,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो इतना बड़ा क्षेत्रफल है, यही क्षेत्रफल ईरान को दुनिया का 17वां सबसे बड़ा देश बनाता है। साथ ही ईरान की राजधानी भी आप लोग को याद जरूर रखनी है, और ईरान की राजधानी है तेहरान। तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कई बार पूछ ली जाती है अलग अलग प्रकार से, तो आप लोग को ये सभी चीजें खास पता होनी चाहिए ईरान के बारे में शुरुआती तौर पर। इसके बाद बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ते हुए समझते हैं अब ईरान से जुड़े हुए बाकी और देशों की या फिर जल क्षेत्रों के बारे में। तो ईरान के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से जल निकाय जुड़े हुए हैं, ये भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो यहाँ मौजूद है ईरान। अब ईरान किसके साथ सीमा साझा कर रहा है, ये हम शुरू करते हैं उत्तर से। तो उत्तर में यहाँ पर मौजूद है 3 देश जो ईरान के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और साथ ही मौजूद है एक सागर। अब कौन कौन से हैं वो देश और कौन सा है सागर, तो सबसे पहले देशों की बात करते हैं। तो देशों में पहला जो नाम है, वो पहला देश है यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान के साथ में सीमा साझा होती है उत्तर में। और ये जो जमीन हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो जमीन है, ये जमीन तुर्कमेनिस्तान की जमीन हमें यहाँ पता चल रही है। तो ये तुर्कमेनिस्तान की जमीन है। इस तुर्कमेनिस्तान के साथ ही अब हम देखते हैं आगे जो बाकी और जो 2 देश है यहाँ पर। तो दूसरा यहाँ पर देश है अजरबैजान, जो इसके साथ सीमा साझा कर रहा है। तो अजरबैजान भी सीमा साझा करता है, और ये अजरबैजान की जमीन है। इसके साथ ही यहाँ पर मौजूद है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया भी ईरान के साथ सीमा साझा करता है, और ये है आर्मेनिया। ठीक है, तो ये आर्मेनिया की स्थिति है। तो यहाँ पर ये हो गए हैं उत्तर के 3 देश, और इन 3 देशों में मौजूद है यहाँ पर सागर भी। और सागर कौन सा है, ये कैस्पियन सागर है जो उसके साथ सीमा साझा करता है। तो ये सागर हमें यहाँ देखने को मिल जा रहा है। तो 3 देश और एक सागर जो उत्तर में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम की स्थिति को समझते हैं। तो पश्चिम में मौजूद है 2 देश जो सीमा साझा कर रहे हैं। एक देश यहाँ पर जो सीमा साझा कर रहा है ईरान के साथ में, इस देश का नाम है तुर्की है। और जो दूसरा देश यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है ईरान के साथ, इसका नाम है इराक। तो ये 2 देश इसके साथ में सीमा साझा कर रहे हैं पश्चिम में। पश्चिम में सीमा साझा करने के साथ ही ईरान के दक्षिण में कौन सीमा साझा कर रहा है, तो दरअसल दक्षिण में सीमा साझा कर रही हैं 2 अलग अलग खाड़ियां। कौन कौन सी, तो देखिए जो पहला हिस्सा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है ये जल का, तो ये हिस्सा है दरअसल फारस की खाड़ी। पर्शियन गल्फ को इंग्लिश में कहते हैं, ये फारस की खाड़ी है। और इस फारस की खाड़ी के साथ ही यहाँ पर जो दूसरा हिस्सा, ये जो पूरा का पूरा है, ये जल निकाय कहलाता है यहाँ पर ओमान की खाड़ी। और जब कभी भी 2 खाड़ियों को या दो जल क्षेत्रों को अगर कभी भी कोई भी पॉइंट जोड़ता है, तो उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जल डमरू मध्य या फिर स्ट्रेट। तो दरअसल यहाँ बीच में इन दोनों खाड़ियों को जोड़ने के लिए मौजूद है हॉर्मुज जल डमरू मध्य या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट। तो दोनों चीजों को याद रखिएगा, दोनों खाड़ियां और बीच में इनका लिंकिंग पॉइंट। ये दक्षिण की स्थिति है। इसके अलावा ईरान के साथ पूर्व में कौन सीमा साझा कर रहा है, तो 2 देश यहाँ पर भी मौजूद है। एक पहला जो देश है, इस पहले देश का नाम है दरअसल अफगानिस्तान, और जो दूसरा देश यहाँ पर सीमा साझा कर रहा है, उस दूसरे देश का नाम है पाकिस्तान। तो ये कुछ पूरी की पूरी स्थिति है ईरान के साथ सीमा साझा करने वाली। उत्तर में 3 देश और एक सागर, पश्चिम में 2 देश, दक्षिण में 2 खाड़ियां, और साथ ही पूर्व में 2 देश। तो ये है ईरान से जुड़ी हुई खास महत्वपूर्ण बातें, तो पता होनी चाहिए। आइए अब बढ़ते हैं आगे और जानते समझते हैं ईरान की भौगोलिक विशेषताओं को। जैसे कि ये पूरा का पूरा मानचित्र आप देख रहे हैं ईरान की भौगोलिक विशेषताओं का है। तो दरअसल ईरान की खास विशेषता यह है कि ईरान का जो मुख्य भाग है वो पठार का है।
लेकिन पठार के साथ साथ हमें यहाँ पर पर्वत, मरुस्थल और एक अच्छी खासी तटीय रेखा भी देखने को मिल जाती है, तटीय क्षेत्र देखने को मिल जाता है। तो अब धीरे धीरे हम नजर डालते हैं हर एक पॉइंट पे। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं की। तो ईरान की जमीन पर दो खास पर्वत श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती है। जो पहली पर्वत श्रृंखला हम लोग को देखने को मिलती है इसको कहा जाता है जाग्रोस पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? जाग्रोस। अब दरअसल ये जाग्रोस पर्वत श्रृंखला की खास बात क्या है? ये काफी बड़ी पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला की शुरुआत होती है तुर्की के साथ सीमा से, और यहाँ से सीमा साझा करते करते ये समझिए कि ये काफी अच्छे से ये अंदर यानी कि ये पर्शियन गल्फ के हिस्से तक काफी आता है, यानी कि उत्तर पश्चिम में शुरू होती है पर्वतमाला और ये इसके दक्षिणी भूमि तक आती है। तो इसका सारा का सारा ये जो क्षेत्र है ये हमें इसका पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है। तो एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जो हमें ईरान की जमीन पर देखने को मिल रही है। तो पश्चिमी ईरान के मामले में तुर्क ईरान सीमा से शुरू होती है और तुर्की ईरान सीमा से शुरू होने के बाद में ये हमें देखने को पता चलता है कि फारस की खाड़ी तक ये फैला हुआ आता है इसका। तो ये इसकी मुख्य हमें दक्षिण में देखने को मिल रही है, मतलब पश्चिम वाले हिस्से में देखने को मिल रही है इसकी एक पर्वत श्रृंखला। और इसकी दूसरी पर्वत श्रृंखला है वो यहाँ पर मौजूद है। तो ये दूसरी इसकी ऊपर पर्वत श्रृंखला देखने को मिल रही है इसके उत्तरी क्षेत्र में, और इस यहाँ उत्तरी क्षेत्र में मौजूद इस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? अल्बोर्ज पर्वत। अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला। अब ये जो अल्बोर्ज पर्वत श्रृंखला दरअसल यहीं पे मौजूद है ईरान की सबसे ऊंची चोटी, और ईरान की जो सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है क्या? एग्जैक्टली माउंट दमावंद। तो माउंट दमावंद जो है वो भी यहीं पे ही मौजूद है, ये है माउंट दमावंद। और माउंट दमावंद की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 5671 मीटर इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, हालांकि अलग अलग सोर्सेज वेरी भी कर जाते हैं, बट जो जनरली मानी जाती है वो इसकी 5671 ऊंचाई मानी जाती है, मीटर ऊंचाई मानी जाती है। ठीक है, तो 5671 मीटर सबसे ऊंची चोटी है ईरान की। ये दो इसकी इंपॉर्टेंट चोटी है जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, कहीं पर भी पूछा जाए तो बहुत आराम से बता देनी है। इन ऊंची चोटियों के अलावा अगली हमें इंपॉर्टेंट बात करनी है यहाँ पर मौजूद पठारी क्षेत्रों की और मैदानी क्षेत्रों की। तो देखिए वैसे इसका जो पठारी क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा व्यापक है, और जैसे कि आप लोग इस मानचित्र को भी देखें तो खास तौर पर आपको ज़्यादातर ज़मीन देखने को मिल रही है ये इसकी पठारी ज़मीन हमें अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। तो पठार यहाँ पर ज़्यादा है, पठार के साथ कुछ मैदान भी है। तो इस पठारी और मैदानी भूमि के अंदर मौजूद है कुछ खास अलग अलग फीचर्स। जैसे कि एक खास फीचर जो इसका खास है वो है इसका यहाँ पर मौजूद मरुस्थल। देखिए दरअसल यहाँ पर एक मरुस्थल मौजूद है ईरान का, और जो मरुस्थल मौजूद है उसका नाम है दश्त-ए-काबिर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो पूछी जाती है, तो इसका नाम है दश्त-ए-काबिर। बहुत ज्यादा खास, बहुत ज्यादा जरूरी। दश्त-ए-काबिर उत्तर मध्य ईरान में मौजूद एक विशाल लवण मरुस्थल है, और यहाँ इसी के नाम से जुड़ा हुई एक झील भी मौजूद है। तो दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड है, झील भी यानी कि जल निकाय भी इसी नाम पर है और साथ साथ मरुस्थल भी इसी नाम पर है। दूसरा जो उसका इंपॉर्टेंट मरुस्थल है उसका नाम है दश्त-ए-लूत। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, दश्त-ए-लूत। इसके अलावा के देश का जो बाकी और हिस्सा हम देख रहे हैं वो इसका पठारी हिस्सा बन जाता है। ये दोनों ही जो पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दरअसल जो दश्त-ए-लूत है, ये दश्त-ए-लूत दुनिया का सबसे गर्म क्षेत्रों में से एक भी माना जाता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए अब हमें समझनी है दरअसल ईरान की प्रमुख नदियां और जल क्षेत्र। जैसे कि जल क्षेत्र के मामले में आपने जो तीन बड़े क्षेत्र हैं जहां पर सीमा साझा हो रही है तो समझ लिया। एक तरफ यहाँ पर मौजूद है कैस्पियन सागर, जो कि आपको मैंने शुरुआत में ही क्लियर किया था। कैस्पियन सागर के साथ साथ में जो इसकी दक्षिण में दोनों मौजूद खाड़ियां हैं, यानी कि यहाँ फारस की खाड़ी, ये भी मैंने आपको बता दिया। फारस की खाड़ी के साथ यहाँ पर ओमान की खाड़ी है, ये भी आप लोग क्लियरली समझ चुके हैं। अब दरअसल इन जल निकायों के अलावा इसकी जमीन पर भी मौजूद काफी सारी जल की चीजें हैं, जैसे कि खास इसकी नदियां और खास झील। तो नदियां और झील के मामले की स्थिति समझते हैं, और सबसे जो प्रमुख नदी है सबसे पहले हम उस पर नजर डालते हैं। तो इसकी जो सबसे पहली प्रमुख नदी है वो प्रमुख नदी है इसकी करुन नदी। तो देखिए दरअसल करुन नदी की लोकेशन कहाँ मौजूद है? तो देखिए ये जो स्थिति है ये करुन नदी की स्थिति है, और करुन नदी यहाँ पर उत्तर क्षेत्र से बहते हुए दक्षिण में आते हैं। तो है तो दक्षिण वाली भूमि में, पर दक्षिण में क्या है कि इसका जो फ्लो है वो फ्लो इसका उत्तर से दक्षिण है, और ये इसकी सबसे बड़ी नदी है। करुन नदी का जो उद्गम होता है, इसका उद्गम होता है जाग्रोस पर्वत से, और ये जाग्रोस पर्वत से निकलने के बाद जाती है शत अल अरब में जाके मिल जाती है। हालांकि इसकी एक खास फीचर ये है कि दरअसल ईरान की ये एकमात्र ऐसी नदी है जो ईरान को एक खास नौगम में पार्क प्रदान करती है, यानी कि नाव चलाने के मामले में एक अच्छा रास्ता प्रदान करती है, और नाव के माध्यम से आप करुन नदी पर रहते हुए फारस की खाड़ी तक आ सकते हैं। तो ये एकमात्र ऐसी खास नदी है जो आपको नाव का रास्ता फारस की खाड़ी तक प्रोवाइड कर देती है, और ईरान की सबसे लंबी नदी है, यानी कि इसकी जो लंबाई है वो टोटल 720 किलोमीटर है ईरान के मामले में। तो याद रखिएगा सबसे जरूरी चीज, सबसे लंबी नदी और सबसे प्रमुख नदी भी यही है, सबसे महत्वपूर्ण नदी भी यही है। अब इस नदी के बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट नदी है उस नदी का नाम है कैरकह नदी। कैरकह नदी।
तो दरअसल यहाँ पर मौजूद है करकेह नदी, और ये जो करकेह नदी है वो ये है। तो ये दरअसल करकेह नदी है। ये करकेह नदी भी अच्छा खासा सफर तय करती है, एक बड़ी नदी है। हालांकि इस बड़ी नदी के मामले में एक खास बात और देखने वाली है, और वो देखने वाली बात ये है कि ये जो नदी है, दरअसल ये नदी वैसे तो बहने वाली एक बड़ी नदी है, और इस बड़ी नदी के मामले में ये बात ध्यान रखिएगा कि उत्तर पश्चिम से ये बहती हुई आती है और जाकर के ये दक्षिण पश्चिम में बहती है। तो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम की तरफ ये नदी बहती है। और इसके अलावा इसकी दूसरी खास बात यह है कि ये नदी जाग्रोस पर्वत से निकलती है, और जाग्रोस पर्वत से निकलने के बाद आगे बढ़ करके यूफ्रेटस और टिग्रिस यानी कि फरात और दजला नदी के तंत्र में जाकर के मिल जाती है। तो यहाँ ये इराक में प्रवेश करेगी, और इराक में प्रवेश करने के बाद आगे जाकर के ये नदी फरात और दजला नदी में जाके मिल जाएगी। इस करकेह नदी के बाद में जो तीसरी इंपॉर्टेंट नदी है वो है देज नदी। और ये जो देज नदी है दरअसल ये कारून की एक सहायक नदी है, और इसकी वजह से क्या होता है कि कारून नदी का जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा विस्तारित यहाँ पर हो जाता है, चीज़ें और कनेक्टेड हो जाती है इसकी। तो ये देज नदी अच्छा खासा पानी लेकर के आती है। देज नदी कारून नदी की सहायक नदी है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इसका जो उद्गम होता है वो होता है खुर्रमाबाद क्षेत्र से। खुर्रमाबाद क्षेत्र से ये नदी निकलती है, और खुर्रमाबाद क्षेत्र से निकलने के बाद दक्षिण में ये बहती है, और दक्षिण में बहते हुए ये आकर कारून नदी से मिल जाती है। तो ये इसकी तीसरी इंपॉर्टेंट नदी जो है देज नदी। देज नदी के बाद अगली इंपॉर्टेंट नदी है सफ़ेद नदी। अब सफ़ेद नदी दरअसल है कहाँ, तो देखिए यहाँ पर मौजूद है ये सफ़ेद नदी, और ये सफ़ेद नदी उत्तर में बहने वाली एक खास नदी है, और इस नदी का जल जाके गिरता है कैस्पियन सागर में। तो दरअसल ये नदी निकलती है अल्बोर्ज पर्वत से और जाकर सीधा गिर जाती है कैस्पियन सागर में। ठीक, तो ये सफ़ेद नदी को भी आप लोग याद रखिएगा। उत्तर ईरान की ये सबसे लंबी नदी कहलाती है। ठीक है, तो उत्तरी ईरान की ये सबसे लंबी नदी है सफ़ेद नदी, और इसकी जो लंबाई है वो 670 किलोमीटर्स है। ठीक, अब इसके अलावा एक और प्रमुख नदी पढ़ लेते हैं जिसका नाम है जायद-रुद नदी। तो दरअसल यहाँ जो क्षेत्र है, ये जो मध्य का क्षेत्र है, यहाँ भी हमें यहीं पे ही हमें देखने को मिलती है ये नदी। और यहाँ जो बीच में एक खास शहर है, उस शहर के पास, शहर का नाम है इस्फहान शहर। तो इस्फहान शहर के पास से दरअसल ये नदी निकलती है, और यहाँ कहीं से ये नदी निकलती हुई आगे बढ़ती है। और इस नदी का जो फ्लो रहता है वो फ्लो रहता है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो पश्चिम से पूर्व की ओर दरअसल ये नदी बहती है, और ये नदी इस्फहान शहर के मामले में और मध्य ईरान के भूमि के मामले में खास मानी जाती है। तो इस नदी का नाम याद रखिएगा, जायद रुद नदी। रुद का मतलब दरअसल होता है नदी। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग देखते हैं कि जो ये अरब देश के बहुत सारी नदियां उसके साथ में रुद भी जोड़ दिया जाता है। तो जायद रुद एक और खास नदी है जो मध्य ईरान के मामले में खास रहती है, जनरली पूछी जा सकती है। तो खास 5 नदियां याद रखिएगा, कारून नदी, कारून के बाद करके, फिर उसके साथ साथ देज, एक सहायक नदी कारून की, सफ़ेद नदी और साथ ही जायद रुद नदी। सभी नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी इंपॉर्टेंट नदियों को पढ़ने समझने के साथ ही हमारे जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन होना चाहिए था वो सारा डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। हालांकि इस डिस्कशन के अलावा कुछ एक पॉइंट जो छूटा है यहाँ पर, वो भी छूट गया है इसका लेक, यानी कि इसकी एक झील छूटी है, और इसकी सबसे प्रमुख जो झील है वो है झील उर्मिया। तो दरअसल उर्मिया झील इसके मामले में बहुत ज़्यादा खास रहती है, तो याद रखना ये भी ज़रूरी है। तो उर्मिया झील जो है वो यहाँ उत्तर पश्चिम में मौजूद एक बड़ी झील है। इसके अलावा कुछ और झील भी देखने को मिलती है, जैसे साल्ट लेक है जिसको दाश्त कबीर के अंदर ही पाया जाता है। तो इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, कावीर नमक भी यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी बाकी और नदियाँ, लेकिन सबसे प्रमुख जो है वो उर्मिया लेक ही यहाँ पर मानी जाती है। इसके साथ ही कुछ खास प्रश्न हैं आप लोग के इस डिस्कशन से जुड़े हुए जो आपको कमेंट करने हैं। तो सबसे पहली जो बात है यहाँ पर ईरान की सबसे लंबी नदी की है, तो इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इसी प्रकार के आप लोगों से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं, याद रखने हैं, क्योंकि ये आप लोगों से आने वाले एग्जामिनेशंस में पूछे भी जा सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चन के साथ साथ कुछ खास बातें आप लोग को और जो याद रखनी है, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और बाकी साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि जो ईरान की जलवायु होती है वो जलवायु उत्तर पश्चिम में ठंडी सर्दियाँ होती हैं, जबकि गर्मियाँ जो होती हैं वो हल्की होती हैं। तटीय क्षेत्र जो है वो ईरान का वो खासतौर पर गर्म और आर्द्र रहता है। और इसी खास स्थिति के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि तटीय क्षेत्र गर्म और आर्द्र रहता है, आंतरिक पठार जो है वो शुष्क और मरुस्थलीय रहते हैं, वर्षा यहाँ पर कम ही होती है, और अधिकांश भाग जो है वो शुष्क स्थिति में रहता है। वहीं वनस्पतियां और संसाधन क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो देखिए मरुस्थलीय और अर्धशुष्क वनस्पतियां देखने को मिल जाती हैं, उपजाऊ क्षेत्र देखने को मिलता है क्योंकि कैस्पियन सागर से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और साथ ही दक्षिण में भी हमें यहाँ जल निकाय देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे खास तौर पर जो इसका उपजाऊ क्षेत्र है वो उत्तर में मौजूद है। तो उपजाऊ क्षेत्र कैस्पियन सागर क्षेत्र और जाग्रोस घाटियों के अंदर मौजूद है। और इसके जो प्रमुख संसाधन यहाँ पाए जाते हैं वो तेल है, प्राकृतिक गैस है, तांबा है, लोह है, जस्ता है और कोयला है। वैसे तेल के मामले में तो ईरान खास है ही, ये हम लोग को पता ही है। ठीक है, तो इन सभी बातों के साथ में हम लोग आज के डिस्कशन करते हैं समाप्त। तो ये
सारी चीज़ें याद रखिएगा, क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। और इन्हीं क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप लोगों ने द हिंदू का एक अच्छा सेशन आप चाहते हैं अपने लिए, जहाँ आपको न्यूज़ एनालिसिस के साथ एडिटोरियल डिस्कशन भी मिले, तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ। सुबह 9 बजे हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। इसी डिस्कशन के अलावा आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टडी IQ दे रहा है आप लोग को एक खास गिफ्ट, क्योंकि स्टडी IQ के 20 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। तो आप लोग के लिए गिफ्ट ये है कि स्टडी IQ के सभी बैचेस हो चुके हैं फिलहाल, प्राइस डाउन करके 20,000 में। तो आप स्टडी IQ का कोई भी बैच ले सकते हैं, आपके लिए बड़ा ही बेनिफिशियल रहेगा। और KL लाइव कोड आपको यूज़ करना है इस दौरान कोई भी बैच लेते समय। KL लाइव के मामले में 30 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है, उसका आप फायदा उठा सकते हैं। बस 30 सितंबर का वेट मत कीजिए, क्योंकि केवल ये जो ऑफर है वो 200 स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और सभी प्लेटफॉर्म पे, और QR कोड स्कैन करके पहुंच जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, जहां हमारा इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है। सारी बातें और सभी चीज़ें हम लोग यहीं पे डिस्कस करते हैं, अपडेट भी यहीं मिलते हैं। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही, सारी इंपॉर्टेंट बातें कर ली हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस, और उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत कुछ नया सीखने, जानने, समझने को आपको यहाँ पर मिला होगा। तो बाकी बातों के लिए बने रहें स्टडी IQ IAS हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ में। वीडियो को शेयर जरूर करें, जिन्होंने लाइक नहीं किया, लाइक के बिना कोई नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।